बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। आज हम क्लास 12th का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में पूरा सिलेबस A to Z कवर किया, साथ में कुछ बेसिक न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं और उसी तरह से अब इस चैप्टर का पूरा सिलेबस A to Z जो है डिस्कस करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। तो आपको इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखते रहिए, जिससे कि आपको पूरा सिलेबस A to Z जो है समझ में आ जाए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। तो यही यहाँ पर खास बात है कि हम हर कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डिस्कस करते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हैं, साथ में बेसिक न्यूमेरिकल भी करवा देते हैं। तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए और वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको फायदा होगा। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो हमारा इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है उनके सारे वीडियो A to Z देख करके आए तो उन्हें उस चैप्टर का भी पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में हालांकि पहले भी पढ़ाया जा चुका है छोटी क्लासेस में, हम उसी से शुरुआत करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, विद्युत धारा क्या है ये हम सभी जानते हैं। वो है कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा क्या है? किसी चालक में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, और आवेश विशेष करके क्या है? इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहे हैं उनकी दर समय के साथ किस तरह से जो है वो प्रवाहित हो रहे हैं, उसी की दर विद्युत धारा कहलाएगी। यदि मान लिया किसी चालक से t समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा होता है तो उस चालक में विद्युत धारा का मान I बराबर हो जाता है Q/T, यानी समय के साथ जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित होने की जो दर है वही विद्युत धारा कहलाती है। और हमें ये मालूम है कि विद्युत धारा का जो स्रोत है वो है बैटरी या सेल। जब किसी परिपथ में बैटरी या सेल जुड़ी होती है तो विद्युत धारा की दिशा हम उस सेल या बैटरी के धनात्मक जो टर्मिनल होता है उससे ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ लेते हैं। हालांकि चालक के अंदर जो प्रवाहित हो रहे होते हैं वो कौन से आवेश हैं? ऋणावेश हैं, यानी इलेक्ट्रॉन है, ये भी हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं वो धारा की दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहे होते हैं, यानी विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत ली जाती है। ऐसा हम कहते हैं कि ये विद्युत धारा की परंपरागत दिशा है, यानी तब से इसको लिया जा रहा है जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो बाद में हुई, इससे पहले ही विद्युत धारा की दिशा वैज्ञानिकों ने निर्धारित कर दी थी। और बाद में हमें पता लगा कि विद्युत धारा का प्रवाह जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो हमने जो अपनी पहले से मान्यता के अनुसार विद्युत धारा की दिशा जो निर्धारित की थी वही आज भी चलती चली आ रही है। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये विद्युत धारा की दिशा जो है वो परंपरागत दिशा है। हमने इलेक्ट्रॉनों की खोज के बाद इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं उस दिशा को विद्युत धारा की दिशा नहीं माना। तो विद्युत धारा की जो दिशा परिपथ में होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में ली जाती है। अब किसी चालक में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर क्या है? एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक है और ये मूल मात्रक है एम्पियर। तो एम्पियर के आधार पर यानी किसी चालक में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड उस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे ये भी हम निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि हम
जानते हैं कि आवेश Q बराबर जो होता है N इंटू ई। N क्या है? संख्या है। E क्या है? आवेश। जो इलेक्ट्रॉन है उन पर जितना आवेश होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन पर, जो कि कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो Q का मान जो है N इंटू ई लेते हैं। ये हम क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण के आधार पर जानते हैं कि किसी भी वस्तु में या किसी भी निकाय में आवेश जो होते हैं, जो आवेशों की मात्रा है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। तो Q बराबर यानी हमने वहां से ही पता किया, आवेशों के क्वांटीकरण के आधार पर पिछले चैप्टर में हमने जाना कि Q की जगह पर हम Ne लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत सी बातें नोट कर रखी हैं, इससे समय भी बचता है और जल्दी से पूरा डिटेल में डिस्कस भी हो जाता है। तो देखिए, विद्युत धारा की परिभाषा हमने लिख रखी है और उसमें लिखा है कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। पढ़ चुके हो छोटी क्लास में। यदि किसी चालक में किसी बिंदु से समय t सेकेंड में आवेश Q प्रवाहित हो तो विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश बटे समय, यानी I बराबर Q बटे T। और इसका मात्रक जो है वो एम्पियर है, इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं और ये एक अदिश राशि है। हालांकि इसमें दिशा होती है, लेकिन ये अदिश राशि ये है, इसलिए है क्योंकि इसके जोड़ने या घटाने में जो हमारे वेक्टर नियम होते हैं, सदिशों के जोड़ने या घटाने के नियम यहाँ लागू नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये एक अदिश राशि है। यदि सदिशों के जोड़ने या घटाने के नियम लागू होते इस पर तो ये सदिश राशि हो जाती। तो दिशा होते हुए भी ये एक अदिश राशि है, इसको याद रखना है हमें। तो यहाँ पर हमने देखा है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? Q बराबर होता है यानी, और E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो I बराबर हो गया Q बटे T, तो यानी बटे T। T का मान हमने 1 सेकंड ले रखा है क्योंकि हमें पता करना है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। यदि उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो हमने E का मान रख दिया 1.6 गुणा 10 की घात -19 और इससे हमें पता लगा, तो गुणा करने के बाद N बराबर हो गया, इसको इधर भेज देंगे तो 1 बटे 1.6 गुणा 10 की घात -19 और इसको देखिए हल करेंगे, दशमलव हटाया तो 10 बटे 16 हो गया और ये 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 की घात 19 हो जाएगा। तो एक हम घात यहां से निकाल लेंगे, मतलब 10 की घात 18 रखेंगे और जो 10 हमें मिलेगा उसको गुणा कर देंगे। 10 पहले से ही है, दशमलव हटाने का 10 से 10 को और गुणा हुआ तो 100 बटे 16 हो गया। भाग देंगे तो आएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। कितने? 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे 1 सेकंड में। यदि किसी चालक में धारा की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर है तो। अब यहां पर हमने नोट कर रखा है कि किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में ली जाती है। और यदि बैटरी जुड़ी है तो समझ सकते हैं कि बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ विद्युत परिपथ में धारा की दिशा हम लेते हैं और इलेक्ट्रॉन उससे विपरीत दिशा में गति कर रहे होते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमें तात्कालिक विद्युत धारा का मान प्राप्त करना होता है, तो इसके लिए हम फिर समाकलन का, अवकलन का प्रयोग करेंगे। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा I बराबर होती है dQ बटे dt। dQ बटे dt क्या है? ये भी तो आवेशों के प्रवाह की दर ही तो है, क्योंकि हम जो है अवकलन की सहायता से किसी भी संख्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। तो यहां पर क्या परिवर्तन हो रहा है? किसकी परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है? आवेश के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। तो I बराबर हो जाएगा dQ बटे dt। ये तात्कालिक विद्युत धारा या तात्क्षणिक विद्युत धारा का मान होता है। अब हम बात करेंगे, ये तो सिंपल सी बात हो गई जो कि हमने पहले क्लास में पढ़ रखा था।
अब हम बात करेंगे धारा घनत्व की, जो अब समझो आपका सिलेबस शुरू हो गया क्लास 12th का। हालांकि ये जरूरी था बताना, है ना, कि विद्युत धारा होती क्या है। अब बात करेंगे विद्युत धारा घनत्व। देखिए, हमने द्रव्यमान बटे आयतन, जो हमारा सामान्य घनत्व होता है किसी पदार्थ का घनत्व, वो निकालते हैं। तो यहां पर हमें विद्युत धारा घनत्व निकालना है। तो क्या करेंगे, किसी चालक के एकांक प्रतिच्छेद क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को हम कहेंगे कि ये विद्युत धारा घनत्व है। यानी विद्युत धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं तो जे बराबर होगा आई बटे ए। आई तो विद्युत धारा हो गई, और ए जो है वो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो जैसे ये चालक है हमारा, अब बात कर रहे हैं धारा घनत्व की। इसको जे से प्रदर्शित करते हैं। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मतलब ये चालक है और इसका मान ए है, और इसके लंबवत इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो ये जो हमारा क्षेत्रफल है, इसके लंबवत, इसके अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित हो रही है, वो हम उसे कहेंगे धारा घनत्व। तो आई बटे ए बराबर होता है जे के। तो यहां पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, जो धारा प्रवाहित हो रही होती है, उसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। परिभाषा हमने नोट कर रखी है, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। देखिए, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व जो है वो सदिश राशि है, और इसकी दिशा जो ली जाती है किसी बिंदु पर, धारा घनत्व की दिशा वही होती है जो उस बिंदु पर विद्युत धारा की दिशा होती है। तो ये भी याद करना मुश्किल काम नहीं है कि जो दिशा विद्युत धारा की होगी दिए गए बिंदु पर, वही दिशा जो है उस बिंदु पर धारा घनत्व की होगी। अब लेकिन यहां पर जो हमने परिभाषा लिखी है, उसमें बताया है कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा। अब मान लिया अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है और जो उससे धारा गुजर रही है वो अभिलंबवत ना हो, तो उस स्थिति में क्या करेंगे। देखिए, मान लिया हमने ये क्षेत्रफल लिया, और इससे धारा इस तरह से जा रही है, तो इस क्षेत्रफल के अब ये अभिलंबवत तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसकी दिशा किस तरफ लेंगे, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल डाले गए लंब की दिशा में। तो ये जो है यहां पर दिशा हो जाएगी ए की, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो गई, इस पर डाला गया, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल डाला गया लंब है, ये दिशा हो गई इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की दिशा। तो यहां पर भी क्षेत्रफल सदिश रूप में लिया जा रहा है, और विद्युत धारा की दिशा ये है, तो ये कोण बन रहा है थीटा। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर हो जाएगा, देखिए इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की जो दिशा है उसका घटक हम ले लेंगे आई की दिशा में, तो जे बराबर हो जाएगा आई बटे ए कॉस थीटा। ए का घटक विद्युत धारा की दिशा में ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसकी तिरछी गुणा करें तो आई बराबर हो जाएगा जे ए कॉस थीटा। अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट, सदिशों के डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणन के रूप में लिखें तो आई बराबर हो जाएगा जे डॉट ए। अब यहां पर हम एरो लगा देंगे, क्योंकि यहां पर
जे भी एक सदिश राशि है, यानी धारा घनत्व भी एक सदिश राशि है, और ए जो है क्षेत्रफल सदिश है। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा उस क्षेत्रफल पर डाले गए लंब की दिशा में या कहें अभिलंब की दिशा में ही ली जाती है। तो ए और आई के बीच का कोण थीटा है और ए की दिशा उस क्षेत्रफल पर डाले गए लंब की दिशा में होती है। तो इस तरह से हमने सदिश रूप में ये सूत्र लिख दिया है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे उसका मान जो आएगा वो अदिश राशि आएगा। आई जो है मतलब विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। अब इसका मात्रक लिखना बहुत आसान है। धारा घनत्व का देखिए ए एम्पियर हो गया और नीचे क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल है तो मीटर का वर्ग। तो इस तरह से एम्पियर प्रति मीटर वर्ग ये धारा घनत्व का मात्रक हो गया। तो धारा घनत्व एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास 12 का ही है। अब हम बात करेंगे थोड़ा चालकों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उत्तरदायी कौन है? इलेक्ट्रॉन है निश्चित रूप से। चालक जो होते हैं वो कोई भी चालक है अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और किसी परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के अंदर जो होते हैं दो प्रकार के कण होते हैं। कौन से होते हैं मालूम होगा? वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता ही नहीं है। अब इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो किसी भी चालक की जो अंतिम कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं उन पर नाभिक का प्रभाव सबसे कम होता है। यानी आंतरिक जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मालूम है आपको ऋणात्मक आवेश रखता है, और जो प्रोटॉन है नाभिक के अंदर उसमें धनात्मक आवेश होता है ना। यानी नाभिक समझो धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक है, तो इनके बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो जो आंतरिक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो तो शक्तिशाली आकर्षण बलों द्वारा बंधे हुए हैं अपेक्षाकृत बाहर वाली कक्षा, और सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो जो है सबसे कम आकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं। यानी नाभिक के अंदर मौजूद प्रोटॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों पर सबसे कम बल लगा पाते हैं, इसलिए ये अपेक्षाकृत एक तरह से स्वतंत्र होते हैं। भाई अब मान लिया किसी चालक का कुछ ताप है, रूम टेम्परेचर पर चालक रखा हुआ है, तो इसी तापीय ऊर्जा के कारण, तापीय विक्षोभ के कारण उनको पर्याप्त, इनको जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल जाएगी और वो उस कक्षा से बाहर निकल जाएंगे, कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी चालक की बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के रूप में, मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में जानते हैं। तो ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन ही किसी चालक में विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं और इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। किसी चालक की बात कर रहे हैं, चालक में इनकी मात्रा जो होती है 10 की घात 29 प्रति घन मीटर यानी ये प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 10 की घात 29 के करीब होते हैं प्रति एकांक आयतन में, बहुत अधिक मात्रा में। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये चालक के अंदर जो है गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और यही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उन चालकों में विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए सभी चालक जो होते हैं यानी धातुएं वो क्या हैं? विद्युत धारा की अच्छी चालक होती हैं। सभी धातुएं विद्युत धारा की सुचालक हैं।
अब जो दूसरे पदार्थ होते हैं जैसे द्रव और गैस, इसमें जो है आवेश वाहकों का कार्य आयन करते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के आयन मिलकर के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यानी धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश हैं, आयन हैं, वो द्रवों और गैसों में आवेश वाहक का कार्य करते हैं। तो ये बात याद रखनी है हमें, क्या कि जो चालक हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों का कार्य करते हैं, और द्रवों और गैसों में जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन हैं वो आवेश वाहकों का कार्य करते हैं। या कहें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो है विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी है। किसमें? द्रवों और गैसों में। जबकि चालक पदार्थों में और विशेष करके धातुएं हैं, इनमें जो है केवल और केवल जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वही विद्युत धारा के आवेश वाहकों का कार्य करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तापीय वेग क्या होता है। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ गए। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? धातुओं के बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव सबसे कम है, इसलिए यदि उनको थोड़ी बहुत भी बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, मतलब ताप अधिक होगा तो तापीय ऊर्जा मिल जाएगी, है ना, और तो वो जो है अपनी कक्षा को छोड़ देंगे, जहां पर क्यों चक्कर लगाएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग क्या होता है? तो ताप के कारण जो है इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चालकों में स्वतंत्र या कहें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वे चालक के अंदर यादृच्छिक गति करते हैं। यानी ये चालक है, मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्र हैं वो कभी इधर जाते हैं, टक्कर होती है, फिर इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन ये इस चालक के अंदर यादृच्छिक गति करते रहते हैं, और वो गति करते हुए वो धातुीय आयनों से टकराते हैं। ये धातुीय आयन कहाँ से आ गए भाई? हमने बताया कि धातु का जो परमाणु है, परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकल गए, स्वतंत्र हो गए, तो वो अब आयन के रूप में ही तो उसका परमाणु रह जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन मान लिया कॉपर के निकल गए आखिरी कक्षा के, तो कॉपर जो है डबल प्लस हो जाएगा, Cu++ हो जाएगा। यही परमाणु का समझो जो नाभिक वाला भाग है, और उसके अंदर की आंतरिक कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं, विशेष करके जो आयनिक अणु समझो, परमाणु जो हमें प्राप्त हुआ, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण क्या बचा? आयनिक तो बचा। तो ये जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हैं गति करते हुए इन्हीं परमाणु के आयनों से टकराते हैं, और इस तरह से उनकी दिशा बदलती रहती है। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है बाहर से, जिससे वे चालक के अंदर यादृच्छिक गति करते रहते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों द्वारा
तापीय ऊर्जा से या कहें ऊष्मीय ऊर्जा से प्राप्त वेग, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण प्राप्त वेग को इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा होती है किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को देखें, जैसे ये मैंने देख लिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया, तो ये पाया गया कि जितने इलेक्ट्रॉन बाएं से दाईं ओर जा रहे होते हैं प्रति सेकंड, उतने ही दाएं से बाएं जा रहे होते हैं औसत रूप से। किसी भी अनुप्रस्थ चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले, प्रति सेकंड गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बाएं से दाएं ओर होती, जितनी होती है उतनी जो है दाएं से बाईं ओर होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम सारे इलेक्ट्रॉनों का औसत निकालें तो औसत तापीय वेग जो होता है, औसत तापीय वेग U बराबर होता है 0। औसत तापीय वेग 0 होता है, क्योंकि कुछ जो है वेग हमें मालूम है एक सदिश राशि है, तो जो मान लिया बाएं से दाईं ओर गति कर रहे हैं उनको धनात्मक लेते हैं, तो दाएं से बाईं ओर करने वाले गति का वेग जो है ऋणात्मक लेंगे। इस तरह से औसत मान निकालेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। अब हालांकि ये परीक्षा वगैरह में नहीं लिखने को आता है, लेकिन इसको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल। ये नया वर्ड आया है ना, और ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल, इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं टॉ से। इस तरह से टी बनाते हैं और टी को एक तरफ को मोड़ देते हैं। ये रिलैक्सेशन टाइम, जैसा कि नाम है इंग्लिश में, रिलैक्स होके चलना है ना। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, अभी बात हुई कि एक टक्कर लगती है उनकी और उनको, और वो अपनी दिशा बदल देते हैं, गति की दिशा, है ना। एक टक्कर यहाँ पर हुई, पहले किसी दिशा से आ रहा था, बी पर पहुंचा, बी पर फिर टक्कर हुई, तो अब वो बिंदु सी पर टकराया। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया औसत समय उसका श्रांतिकाल कहलाता है। वही टक्कर के पश्चात समझो उसका वेग 0 हो जाता है, और वो जो है अब फिर से चलने के लिए प्रारंभ हो जाता है, दिशा उसकी बदल जाएगी, है ना। तो इस तरह से लगातार टकराता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा में बदलता रहता है ना। और दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय निकालें तो वही जो है इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल कहलाता है। तो इसकी परिभाषा याद करनी पड़ेगी। तो किसी चालक में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय के औसत मान को इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल कहते हैं। अपनी भाषा में लिखिए, देखिए, चालक में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों में के बीच लिया गया समय या लिए गए समय का औसत मान, लिए गए
समय के औसत मान को इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहते हैं। यानी टॉ बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn बटे En। यानी विभिन्न इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लग रहा है, उन सभी समय को जोड़ करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग दे दें तो हमें इस समय का औसत मान प्राप्त हो जाएगा और उसी को हम इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहेंगे। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनों का मुक्त पथ। मुक्त पथ रिलैक्सेशन पाथ। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर जैसे एक टक्कर यहां पर हुई और दूसरी टक्कर यहां हुई, तीसरी टक्कर ऐसे हो गई, तो ये λ1 है, ये λ2 है, दूरी जो है। अभी तो हमने समय की बात की थी, अब दूरी की बात कर रहे हैं। तो इन जो है विभिन्न क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी का जो औसत मान ज्ञात करेंगे वो औसत मुक्त पथ कहलाएगा, या कहें मुक्त पथ होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो किस चालक में, जैसा कि यहां लिखा है वैसे लिख देंगे, चालक में किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी का औसत मान इलेक्ट्रॉन का औसत मुक्त पथ कहलाता है, या केवल कह सकते हैं मुक्त पथ कहलाता है। मुक्त पथ कहलाता है। यानी लैम्डा का मान जो होगा, इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करें तो लैम्डा औसत मुक्त पथ, औसत मुक्त पथ लैम्डा बराबर हो जाएगा λ1 प्लस λ2 प्लस डैश 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 λn अपॉन n। यानी दो क्रमागत, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरियों का औसत मान जो होगा वो औसत मुक्त पथ या औसत मुक्त पथ दूरी कहलाएगा। अब हम बात करेंगे जो कि अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी जो हमने श्रांति काल की बात की थी, इलेक्ट्रॉनों का जो श्रांति काल टॉ जो होता है उसका मैंने नोट कर रखा है 10⁻⁴ सेकेंड की कोटि का होता है। औसत मान जो होता है दो क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए समय का औसत मान जो होता है वो 10⁻⁴ सेकेंड की कोटि का होता है। इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ लैम्डा का औसत मान जो होता है 10⁻⁹ मीटर का होता है, की कोटि का होता है। और अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉनों का, वो जो है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड की कोटि का होता है। तो अनुगमन वेग इंपॉर्टेंट है। देखिए श्रांति काल के बारे में हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, और अनुगमन, क्योंकि इनका आगे प्रयोग है बहुत ज्यादा। अब बात करेंगे अनुगमन वेग की। वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में
प्राप्त वेग को इलेक्ट्रॉनों का या इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि ये मान लिया कोई चालक है, अब इसमें हमने बैटरी लगा दी इसके सिरों पर, है ना, तो इस चालक AB के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इससे पहले वाले चैप्टर में बताया गया था आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, वो बात सही है, लेकिन यहां पर हमने बैटरी लगाई है तो बैटरी के कारण इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। तो इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र की दिशा से विपरीत दिशा में कुछ औसत वेग प्राप्त करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जिस वेग से ये औसत वेग से विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति करेंगे, वही इन इलेक्ट्रॉनों का जो है अनुगमन वेग कहलाएगा। किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्राप्त औसत वर्ग लिख देते हैं। औसत वेग को इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। अब अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कुछ जो कॉन्सेप्ट मैंने बात की वो है धारा घनत्व, श्रांतिकाल, अनुगमन वेग, ये और ये जो संबंध स्थापित करने जा रहे हैं अंतिम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समय समय पर हम जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसको भी बताते रहते हैं, जिससे कि परीक्षा में फिर से हमें अलग से न बताना पड़े और आप माइंड में अपना नोट करते रहिए। और यहां से आप, अच्छी बात है कि अपने नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं सारा चीज डिस्कस करता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको लिख भी देता हूं और अपना कॉपी निकाल करके नोट करते रहिए, है ना। तो आइए, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे मान लिया ये हमने लिया एक चालक, इसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसके सिरों पर हमने एक बैटरी लगा दी V वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में औसत वेग से गति करेंगे, है ना। ये XY कोई चालक है, माना किसी L लंबाई L के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है। जिससे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा QE होता है, तो ये होगा Q क्या है, आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, E होता है, तो ये हो गया आपका इतना बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
m है तो वो तो उत्पन्न त्वरण, ठीक है। टक्कर होने के पश्चात वेग शून्य हो गया। अब इस टक्कर से अगली टक्कर के बीच में इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है, लगातार उसका वेग बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है और वो एक वेग प्राप्त करता है। उसकी बात हम कर रहे हैं। तो त्वरण जो है कितना हो जाएगा, त्वरण का मान निकालिए। त्वरण ए बराबर हो जाएगा F बटे m बराबर हो जाएगा E बटे m। कितना त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि जो है तापीय वेग इलेक्ट्रॉन का शून्य लिया जाता है, औसत तापीय वेग, है ना। अतः कौन सी समीकरण लगाएंगे? पहली समीकरण जो है गति संबंधी। अतः V बराबर U प्लस ए टी से यहां पर V बराबर VD लेंगे। अनुगमन वेग है, ये अनुगमन वेग, और U क्या है? तापीय वेग है, जिसका मान हम शून्य लेने जा रहे हैं। और T की जगह पर हम टॉ लेंगे, क्योंकि दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया औसत समय जो है वो टॉ है, श्रांति काल है। तो इस समीकरण में हम BD बराबर हो जाएगा, निकालेंगे BD बराबर 0 प्लस ए टॉ। अब हम ए का मान रख देते हैं यहां से, तो BD बराबर हो जाएगा, ए का मान है माइनस ई कैपिटल ई बटे एम इंटू टॉ। ये आ गया। ये ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि वेग जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। इसको हम वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि BD वेग वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं BD बराबर माइनस ई बटे एम इंटू टॉ। टॉ जो है वो श्रांति काल है। तो ये सूत्र एक हमें प्राप्त हो गया। अच्छा, यदि हम यहाँ पर परीक्षा में आता है तो यहीं तक करना है, हो गया। क्योंकि E बराबर क्या होता है? V बटे D होता है। देखिए, ये हमने जो लिया है चालक, उसकी लंबाई L है, तो और इसके सिरों पर विभवांतर V लगाया गया है, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा V बटे L। अतः BD बराबर हो जाएगा, अनुगमन वेग बराबर हो जाएगा माइनस ई बटे एम V बटे L इंटू टॉ। ये भी सूत्र है। तो इस सूत्र से पता लग रहा है कि जो अनुगमन वेग है, अतः अनुगमन वेग जो है, वेग VD जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है? तो VD अनुक्रमानुपाती है V के लगाए गए विभवांतर के, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। VD जो है व्युत्क्रमानुपाती है लंबाई के, चालक की लंबाई के, और VD जो है वो अनुक्रमानुपाती है श्रांति काल के। तो इससे हमें ये निर्भरता पता लगती है कि जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है, विद्युत क्षेत्र के कारण प्राप्त औसत वेग ही अनुगमन वेग है। यानी चालक के अंदर लगाए गए विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। और उसका मान किस किस पे निर्भर करता है, इस सूत्र से हमें पता लगता है। और इससे पहले वाले सूत्र से हमें पता लग रहा था कि BD जो है, BD बराबर है माइनस ई कैपिटल ई बढ़िया टू कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। और यदि हम देखें द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई दूसरे यदि आवेश वाहक हैं तो उसके द्रव्यमान, हालांकि इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान नियत होता है, हालांकि हम कह सकते हैं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, और टॉ जो श्रांति काल है उसके अनुक्रमानुपाती है। तो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि जो है
जो अनुगमन वेग है वो किस पर निर्भर करता है। और यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो अनुगमन वेग है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल जिसको हम ए कहते हैं, इस पर निर्भर नहीं करता। बी पर निर्भर करता है, लंबाई पे निर्भर करता है, श्रांति काल पे निर्भर करता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता। ये बात अलग से एक एक नंबर में पूछी जा सकती है। तो इसलिए हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है और कैसे करता है। तो उम्मीद है कि आज का ये इस चैप्टर का पहला जो वीडियो था वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।